हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी मस्ती में। तो फ्रेंड्स, मैं कल एक चैप्टर शुरू किया था बायोलॉजी के अंदर जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में मैंने कराया था। जैसे कि उसमें मैंने कराया था क्या, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है गैमिटोजेनेसिस, दूसरा प्रोसेस इंसेमाइनेशन, तीसरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, चौथा प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन, पांचवा प्रोसेस होता है जेस्टेशन और छठा प्रोसेस होता है पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ बेबी। और उसके बाद मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो 4 चीजों से मिलकर बनी होती है, पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी पेनिस। इसमें से 2% को मैंने कल कवर किया है, कल के वीडियो में। कल पेयर टेस्टिस और एसेसरी डक्ट के बारे में मैंने कल के लेक्चर में कवर किया हुआ है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब है सहायक ग्रंथियां, यानी हम कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है जो अपने सीक्रेशन को सीक्रेट करके उसमें हेल्प प्रोवाइड करती है, यानी जैसे कैसे भी फंक्शनली रूप से अपना योगदान देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं मेल के अंदर। सबसे पहला है सेमाइनल वेसिकल, जिसका नंबर कितना होता है 2। सेमाइनल वेसिकल नंबर में 2 होते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो कुछ इस तरीके से होती है। इसका स्ट्रक्चर इधर से और एक इधर से होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में क्या होता है 1, और प्रोस्टेट ग्लैंड अगर स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो क्या होता है यूं होता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ये होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या होता है, जो मेल यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा जो डक्ट होता है यूरेथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, इस प्रकार से होते हैं। तो अब देख सेमाइनल वेसिकल का नंबर कितना होता है 2, प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में कितना होता है 1, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स या फिर कॉपर्स ग्लैंड नंबर में कितने होते हैं 2। तो सबसे पहले में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमाइनल वेसिकल। अब बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल का। तो सेमाइनल वेसिकल हमारा होता है जो ह्यूमन का सीमेन होते हैं, जो मेल सीमेन, मेल का जो सीमेन होता है वो 60 से 70% पार्ट कौन बनाता है, उसका 60 से 70% पार्ट सेमाइनल वेसिकल बनाती है। जो ह्यूमन सीमेन होता है उसका 60 से 70% पार्ट कौन बनाती है, सेमाइनल वेसिकल बनाती है। अब देखिए इसके जो सिक्रेशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके सिक्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि इसके अंदर फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज शुगर। और फ्रुक्टोज शुगर करता क्या है, फ्रुक्टोज शुगर का काम क्या करता है, एनर्जी फ्यूल ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, तो हमारा फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज का सबसे बड़ा कारण आपको बताता हूं कि फ्रुक्टोज सबसे बड़ा इसका तथ्य ये है कि फ्रुक्टोज ह्यूमन बॉडी में मेल बॉडी में सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, सेमाइनल वेसिकल के अंदर। पूरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेमाइनल वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, फ्रुक्टोज शुगर। बाकी पूरे शरीर में कहीं भी फ्रुक्टोज शुगर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब भी फ्रुक्टोज शुगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, मेल के बॉडी में, सेमाइनल वेसिकल में। और फीमेल बॉडी में तो फिर फ्रुक्टोज होता ही नहीं है, फीमेल बॉडी में फ्रुक्टोज नहीं होता है। फीमेल बॉडी में क्या होता है, फ्रुक्टोज एब्सेंट होता है। फ्रुक्टोज क्या होता है, एब्सेंट होता है। फीमेल बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज पाया ही नहीं जाता है। तो फ्रुक्टोज का तो काम क्या होता है, एनर्जी फ्यूल ऑफ द स्पर्म। और आपको एक बात बताता हूं कि जब भी कहीं भी किसी घटना स्थल पर रेप होता है तो वहां पे पता क्या लगाया जाता है कि लेडीज है उसकी जो फीमेल जेनिटल ट्रिक, दैट इज आप क्या कह सकते हैं कि वेजाइना, उसमें कुछ लिक्विड ड्रॉप्स डाले जाते हैं और डिटेक्ट किया जाता है कि उसकी वेजाइना में फ्रुक्टोज है या नहीं। अगर फ्रुक्टोज पाया गया तो समझिए वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। फ्रुक्टोज फीमेल बॉडी में कहीं पाया ही नहीं जाता है, मेल बॉडी में सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, जो सेमाइनल वेसिकल में सीक्रेशन यानी सीमेन में पाया जाता है। अब जैसे आप बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल, पहला काम क्या होता है, फ्रुक्टोज सीक्रेट करता है। इसकी क्या होता है, इसके सीक्रेशन में फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है, ये साइट्रेट सीक्रेट करता है,
साइट्रेट सीक्रेट करता है। अब साइट्रेट का काम क्या होता है? साइट्रेट क्या होता है? कैल्शियम को बाइंड करता है किसके अंदर? स्पर्म को, स्पर्म के अंदर, यानी कैल्शियम बाइंड के रूप में, कैल्शियम बाइंडर के रूप में क्या होता है? साइट्रेट काम करता है, कैल्शियम बाइंडर। अब बोलिए कैल्शियम आता कहाँ से? तो इसके जो नेक्स्ट ग्लैंड्स पड़ेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो सीक्रेट करता है क्या? कैल्शियम, और उसको बाइंड कौन करता है? साइट्रेट। अब साइट्रेट के बाद एक और ये सीक्रेशन करता है क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एक और सीक्रेशन सीक्रेट करता है जिसका नाम क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आप देखिएगा। सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स करता क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स सीमेन के अंदर मिक्स हो जाता है, सेमाइनल वेसिकल से आएगा और सीमेन के अंदर मिक्स होगा, और सीमेन इजैकुलेशन के बाद फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है। तो जैसे वजाइना के अंदर फीमेल में वजाइना के अंदर सीमेन इजैकुलेट होता है, उसके बाद क्या करता है? ये वजाइना के अंदर एक मसल्स में वेव कंट्रैक्शन उत्पन्न करता है, जिसके माध्यम से उसे एक प्रकार समझिए कि उस मसल्स में कंट्रैक्शन उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है? स्पर्म को ऊपर चढ़ने में मदद मिलता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है? कंट्रैक्शन वेव उत्पन्न करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। और इसका एक और इंपॉर्टेंट सीक्रेशन क्या होता है? फाइब्रिनोजेन सीक्रेट करता है। और फाइब्रिनोजेन करता क्या है? फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग फैक्टर के साथ मिलकर के क्लॉट करता है सीमेन को। अब आप पूछेंगे कि क्लॉट करने की रिक्वायरमेंट क्या है? भाई हमारा सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वेजाइना के अंदर इंसर्ट हो गया, अब उसके पास जो हमारा स्पर्म है उसके पास तो लिमिटेड एनर्जी है ना। अगर वो मोटिलिटी करते रहा, फिर मान लीजिए स्पर्म आज गया और ओवम 2 दिन बाद आ रहा है, तो फिर वो मोटिलिटी करते रहेगा, तो उसके पास लिमिटेड एनर्जी होती है, जो कि क्या होता है? एनर्जी खत्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या करता है? फाइब्रिनोजेन और क्लॉटिंग फैक्टर जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करती है, मिलकर के सीमेन को कोगुलेट कर देता है, यानी उसको थक्का बना देता है, और हमारा वहां पे स्पर्म जो होता है वो मूवमेंट करना बंद कर देता है, यानी सीमेन वेजाइना के अंदर जाकर के हमारा जो सीमेन है तो वो कोगुलेट हो जाता है, यानी थक्का जम जाता है। आप पूछिएगा जब थक्का जम जाएगा तो फिर वो मूव करके फैलोपियन ट्यूब में कैसे जाएगा? फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इम्प्लांटेशन कैसे होगा? तो आइए समझते हैं। तो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड एक फाइब्रिनोलाइसिन नाम का एंजाइम भी रिलीज करता है उसी समय, जो कि क्या करता है? देखता है कि ओवम आ गया, तो इसमें इस फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम भी मिक्स होता है, तुरंत इसको क्या करता है? कोगुलेटेड सीमेन को क्या करता है? लिक्विड फॉर्म बदलता है और स्पर्म मोटिलेट करने लगता है। स्पर्म की मोटिलिटी फिर से गेन हो जाती है और वो मूव करके कहाँ? ऊपर चला जाता है। अगर अब इसके बारे में तो 4 है: फ्रुक्टोज शुगर, साइट्रेट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और चौथा क्या है? फाइब्रिनोजेन। सबसे इंपोर्टेंट, और ये कितना बनाता है? 60 से 70% ऑफ दिस ह्यूमन का पार्ट ये बनाता है। 5 बात, इससे बाहर कभी आ ही नहीं सकता सेमिनल वेसिकल पे क्वेश्चन, चाहे किसी का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, बोर्ड का क्वेश्चन, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। दूसरा है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में क्या होता है? 1 होता है, और इससे समझिए कि ऐसे हमारा मेल यूरेथ्रा आया हुआ रहता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में 5 लोब होते हैं, बट वो ऐसे आप इसको ऐसे मानेंगे कि नंबर में 1 ही होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट क्या करता है? मान लीजिए जब एसेसरी ग्लैंड्स है, सहायक ग्रंथि है, तो फिर सहायता कैसे करता है? आइए देखते हैं। तो ये क्या सीक्रेट करता है? ये कैल्शियम आयन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो कि क्या करता है? कैल्शियम आयन को बाइंड कौन करता है? साइट्रेट सीक्रेट कौन करता है? सेमाइनल वेसिकल। तो कैल्शियम आयन सीक्रेट। उसके बाद क्या होता है? फॉस्फोरस, PO4 फॉस्फेट आयन को सीक्रेट करता है। PO4 फॉस्फेट आयन को रिलीज करता है। उसके बाद क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करता है। क्लॉटिंग फैक्टर, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लस क्या उसके बाद क्या होता है? फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम। फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम सीक्रेट करता है।
इसका सबसे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सीक्रेट करता है, कैल्शियम। कैल्शियम को बाइंड कौन करता है, साइट्रेट। जो साइट्रेट सीक्रेट कौन करता है, सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद आता है फॉस्फेट आयन। उसके बाद इसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो कि फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर के क्या करता है, सीमेन को कोगुलेट करता है। उसके बाद क्या होते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन, जो कि कोगुलेटेड फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कोगुलेटेड सीमेन को क्या लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं। तो फिर हमारा चलिए क्या होता है, दो एसेसरी ग्लैंड्स हमारा कंप्लीट हुआ, और तीसरा एसेसरी ग्लैंड्स लेते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या फिर कॉपर्स ग्लैंड्स। तीसरा ग्लैंड है हमारा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। उसी का दूसरा नाम क्या है, काउपर्स ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है, काउपर्स ग्लैंड। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। लुब्रिकेशन का अगर आप शाब्दिक करते हो समझे, अगर इसको आप हिंदी में समझते तो क्या, चिपचिपा, यानी चिपचिपाना यानी फिसलन। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हमारे पेनिस को क्या करता है, फिसलन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम होता है, बहुत ही जबरदस्त। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये मेल यूरिथ्रा है। इसी मेल यूरिथ्रा से क्या होता है, मिक्चुरेशन भी होता है। मिक्चुरेशन भी होता है, मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है, यूरिन पास होता है। इसी यूरिथ्रा से क्या होता है, यूरिन पास होता है। और सेम यूरिथ्रा से, मेल के सेम यूरिथ्रा से क्या होता है, इजेकुलेशन होता है। अब इजेकुलेशन होगा तो जैसे हिमालय के आपका यूरिन से पास करेगा, यूरिथ्रा कौन सा मीडियम बदल जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। इसके चारों तरफ उसमें एसिडिटी भरी रहेगी, तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड्स का सीक्रेशन। बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड्स क्या करता है, न्यूट्रलाइज द यूरिथ्रा, सीमेन के निकलने से पहले, ताकि हमारा स्पर्म मरे नहीं। तो फिर चलिए दोस्त, आपको मैं बता दिया एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, मैं पूरा डिटेल बता दिया। एसेसरी ग्लैंड्स 3 होती है। एसेसरी ग्लैंड्स में तीनों, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सबको मैंने बारी बारी से एकदम डिटेल बताया। अब चलिए हम बताते हैं, बात करते हैं कि एक सिंगल इजेकुलेशन में कितने स्पर्म बाहर आते हैं, नंबर क्या होती है, और उससे कौन कौन से डिजीज कब क्या बोला जाता है, देखते हैं एक बार फिर से। तो चलिए, अगर एक नॉर्मल सिंगल इजेकुलेशन में, एक बार सिंगल इजेकुलेशन करने पे क्या होता है, ह्यूमन के अंदर 3 से 4 लीटर, सॉरी 4 लीटर बोला, 3 से 4 ml, 3 से 4 ml, 3 से 4 ml क्या होता है, सीमेन बाहर निकलता है, सीमेन बाहर निकलता है। और 3 से 4 ml सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। 3 से 4 ml सीमेन एक सिंगल इजेकुलेशन में बाहर आता है, और उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, आप ऑन एवरेज देखते हैं तो 1 ml सीमेन के अंदर, 1 ml सीमेन के अंदर 50 से 150 मिलियन, 50 से 150 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होता है। अब कभी कभी ऐसा भी आप देखते होंगे, किसी के सीमेन में स्पर्म होता ही नहीं है, यानी आप कह सकते हैं सीमेन विदाउट स्पर्म। उसको क्या कहते हैं, किसी किसी पर्सन के सीमेन में क्या होता है, सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता, स्पर्म एब्सेंट होता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब है कि आपके सीमेन के अंदर स्पर्म है ही नहीं। तो फिर एक दूसरा कंडीशन आता है, ओलिगोस्पर्मिया। अगर सीमेन के अंदर स्पर्म की संख्या 1 ml सीमेन में 20 मिलियन से अगर स्पर्म की संख्या कम हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं उसको, ओलिगोस्पर्मिया। अब देखिए, जो हमारा सीमेन होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है। सबसे पहले जो सीमेन होता है, सीमेन में क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिलकर क्या होता है, सीमेन बनता है।
सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर के क्या बनता है, सीमेन बनता है। सीमेन क्या होगा, सीमेन इक्वल टू आप कह सकते हैं, सीमेन इक्वल टू आप बोल सकते हैं स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। अब सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, तो जो तीनों एसेसरी ग्लैंड्स होती है ना, उसकी सीक्रेशन एक साथ मिलकर के क्या कहलाती है, सेमाइनल प्लाज्मा। जो तीनों ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स, दैट इज कॉपर ग्लैंड्स का सीक्रेशन एक साथ मिलकर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सेमाइनल प्लाज्मा। उसको क्या कहेंगे हम, सेमाइनल प्लाज्मा। अब आप खुद से गेस करिए, सेमाइनल प्लाज्मा रिच क्या क्या, रिच किस में होता है, यानी क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर। सबसे पहले तो फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है। फ्रुक्टोज शुगर पूरे ह्यूमन बॉडी में मेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, सीमेन के अंदर। कहाँ से आता है, सेमाइनल वेसिकल से आता है। और पूरे फीमेल के अंदर कहीं भी फ्रुक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है। तो रीचिंग किसमें, फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज सीक्रेट कौन करता है, सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद कैल्शियम आयन, रीचिंग कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन कौन सीक्रेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। कैल्शियम आयन कौन सीक्रेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद फॉस्फेट आयन, PO4- फॉस्फेट आयन कौन सीक्रेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद आते हैं हम सॉम क्लॉटिंग फैक्टर्स, सॉम क्लॉटिंग फैक्टर्स, सॉम क्लॉटिंग फैक्टर्स। कहां से आता है ये, हमारा कौन, प्रोस्टेट सीक्रेशन। अब आपकी एक नॉर्मल आपसे कॉमन बात पूछते हैं, स्पर्म मोटिलिटी के लिए कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स हेल्पफुल है, यानी कौन सी जिम्मेदार रहते हैं। आंसर क्या आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। आंसर क्या आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर कोई पूछे एक वर्ड में कि स्पर्म मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगर कोई एक वर्ड में पूछता है, अगर कोई एक वर्ड में आपसे पूछे कि स्पर्म मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। और सबसे इसका हिट्स क्वेश्चन है, पूरे हिट मतलब जोरदार क्वेश्चन है कि मेल बॉडी में अंदर, पूरे मेल बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ सीमेन के अंदर। आता कहाँ से, सेमाइनल वेसिकल के अंदर। और फीमेल बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज होता ही नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। अब हमारा ये एसेसरी ग्लैंड्स में ना, एसेसरी ग्लैंड्स खत्म हुआ। कल मैंने टेस्टिस, पेयर टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, हमने आज पढ़ लिया एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। और उसके बाद एसेसरी ग्लैंड के बाद क्या पढ़ेंगे हम, फीमेल एक्सटर्नल, सॉरी फीमेल बोल रहे, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस के बारे में स्टडी करें। तो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, आप देख सकते हैं इसमें 3 प्रकार की मसल्स होती है। ये मसल्स होती है कैपुरा कैवर्नोसा, ये दोनों क्या होते हैं, कैपुरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, ये भी कैपुरा कैवर्नोसा। और इसमें एक मसल्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, कैपुरा स्पॉन्जियोसा। क्या होता है, स्पॉन्जियोसा। और जो होता है पेनिस का आगे वाला पार्ट, वो क्या होता है, बल्ज पार्ट होता है। बल्ज पार्ट उसको किस नाम से जानते हैं, ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। पेनिस का आगे वाला पार्ट क्या होता है, फुला हुआ पार्ट, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन का फोल्ड होता है, लूज स्किन का फोल्ड होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रीप्यूस। उसको किस नाम से जानते हैं, प्रीप्यूस। अब आप देखते होंगे कि किसी किसी रिलीजन्स में, जो पार्टिकुलर रिलीजन्स में, उसको जो प्रीप्यूस होते हैं उसको कट करके हटा दिया जाता है। उसको प्रोसेस में, उस प्रोसेस को, प्रीप्यूस के रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस इज नोन एज सर्कमसिजन। यानी प्रीप्यूस को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जानते हैं, सर्कमसिजन। उसको किस नाम से जानते हैं, सर्कमसिजन। सर्कमसिजन उसको किस नाम से जानते हैं, सर्कमसिजन। अब उसको कुछ लोग धर्म से जो पार्टिकुलर रिलीजियस होते हैं, लेकिन उसको हम साइंस से जुड़ते हैं। देखिए वो सर्कमसिजन करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा प्रीप्यूस होता है, जो हमारे प्रीप्यूस में, उसमें टाइसोन्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, टाइसोन्स ग्लैंड। और टाइसोन्स ग्लैंड सीक्रेट क्या करता है, स्मेग्मा सीक्रेट करता है। जो स्मेग्मा क्या कर सकता है, वो कैंसर कॉज कर सकता है। क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। आपको इसलिए बताते हैं कि उस समय जो सर्कमसिजन के
होने के बाद आपको जो होते हैं वो ग्लांस पेनिस के जो कैंसर्स होते हैं उसको उसके नंबर में मतलब डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला। यानी इसका अगर एक बात मिला कुल मिलाकर अगर साइंटिफिक तरीका से देखें तो उसके एक ही रीजन है कि उसको प्रपोज करने करके एक्सपोज ग्लांस पेनिस रखने से क्या होता है, आप उसको कैंसर से बचेंगे, यानी वहां से बीमारी से बचेंगे। तो फिर इसके बाद अब मैंने पूरे 4 पार्ट को कवर कर लिया, पेयर टेसिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया या पेनिस के बारे में मैंने स्टडी कर लिया। अब मैं चलता हूँ क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो मैंने आपको टेस्टिस के अंदर जो पढ़ाया था उसकी क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, उसको काट करके आपको पूरे डिटेल समझाता हूँ कि क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन हम काट करके पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जब हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था तो क्या एक टेस्टिस के अंदर प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट यानी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और प्रत्येक एक कंपार्टमेंट तो मैंने यहां से उठा के लाया, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, एक कंपार्टमेंट को मैंने यहां उठा के लाया और देखा कि उस कंपार्टमेंट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर प्रेजेंट है इंटरस्टेशियल सेल स्पेस, इंटरस्टेशियल सेल स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टेशियल सेल लीडिंग सेल प्रेजेंट है और फिर क्या है इम्यूनोलॉजिकल सेल कंपिटेंट सेल प्रेजेंट है। और फिर यहां से हमें एक मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर लाया और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब मैंने कट करके देखा, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने यहाँ पे ला कट करके और उसके क्रॉस सेक्शन को देखा, ऐसे जब हम देखते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हम कोई भी स्ट्रक्चर जब स्टडी करते हैं तो बाहर से अंदर की ओर करते हैं। तो सबसे पहले जैसे एज इट इज मैंने देखा था कि टेस्टिस के ऊपर ये कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम क्या बोले थे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। टेस्टिस के ऊपरी कवरिंग को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सेम उसी प्रकार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर एक कवरिंग है जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोपिया। क्या बोलेंगे हम, ट्यूनिका प्रोपिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर एक कवरिंग को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका प्रोपिया। अब देखिए यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टेशियल सेल स्पेस है, तो इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होंगे, इंटरस्टेशियल सेल यानी लीडिंग सेल प्रेजेंट है। अब देखेंगे हम जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है 2 प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ है। पहला सेल्स होते हैं मेल जर्म सेल, पहला सेल क्या है, मेल जर्म सेल, एंड दूसरा सेल क्या है, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल। मेल जर्म सेल को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया सेल, जो क्या करता है, स्पर्म को बनाता है यार। स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म को बनाता है और सर्टोली सेल क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। अब आया कि अमेजिंग फैक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे स्पर्म बनेगा तो इसको भोजन देगा। मान लीजिए कहीं भी जो हमारा सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल के पास लिमिटेड अमाउंट में भोजन होगा, जो सर्टोली सेल है उसके पास तो लिमिटेड अमाउंट में भोजन होगा और वो स्पर्मेटोगोनिया से लगातार स्पर्म बनाते जाएगा, वहां से भोजन आएगा कहां से। तो ये देखो जो जो स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल इस पे वर्क कौन करता है, एएफएसएच क्या होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन, 2 पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, एलएच एंड एफएसएच। तो इस पे काम कौन करेगा, एफएसएच, और इसको क्या करेगा, एफएसएच मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया सेल पर काम करेगा तो क्या बनेगा, स्पर्म, और फिर ये न्यूट्रिशन देगा। अब ये देखिए सर्टोली सेल पे भी एफएसएच काम करता है। जब इस पे एफएसएच जब यहाँ पे स्पर्म का संख्या बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, सर्टोली सेल हमारा रिलीज करेगा इनहिबिन प्रोटीन। इनहिबिन प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोफेशन जो होता है इनहिबिन जो प्रोटीन होता है ना, वो एफएसएच के फंक्शन को सप्रेस कर देगा। जब एफएसएच के फंक्शन को सप्रेस कर देगा तो स्पर्म का बनना रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो इसीलिए कह सकते हैं स्पर्म को बनने देना और उसको रोक देना उसके हाथ में, किसके हाथ में ये पावर है, सर्टोली सेल के हाथ में। जैसे इनहिबिन सीक्रेट करेगा तो स्पर्म बनना बंद हो जाता है। अब देखिए इसके बाद भी कौन कौन सा काम करता है, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल एक ही काम करता है, सिर्फ करता क्या है, स्पर्म को बना देता है। और सर्टोली सेल पहला तो भोजन देता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा नॉरिशमेंट के बाद दूसरा इनहिबिन सीक्रेट करते हैं, कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। तीसरा क्या होता है, ये सीक्रेट करता है एबीपी, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन क्या है, जब ये देखते हैं बाहर हमारा इंटरस्टेशियल स्पेस में इंटरस्टेशियल सेल प्रेजेंट था,
इंटरस्टिशियल सेल कौन है? लीडिंग सेल। वो सीक्रेट क्या करता है? मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो उसको हमारा एबीपी एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट कहने का मतलब कहे तो उसमें वाटर कंटेंट को कम करता है, अगर हिंदी में कहे तो गाढ़ा कहता है, सांद्रित करता है, यानी उसमें से वाटर कंटेंट को कम करता है। अब हम देखेंगे कि यहां तो हमारा स्पर्म बन गया। स्पर्म जब आपका बन गया तो स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ लिया कि स्पर्म कैसे बनता है, कैसे रुकता है, उसको भोजन कैसे मिलता है। तो स्पर्म बनने के बाद यहां से निकलेगा भी तो कितना स्पर्म इसमें रहेगा यार, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो अब देखेंगे हम जब स्पर्म निकलता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर जाना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। क्या कहलाएगा? स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। अब देखिए यहां से स्पर्म तो बाहर निकल गया, अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलेगा तो कहां जाएगा? कंपार्टमेंट के अंदर। कंपार्टमेंट से निकलेगा इंटेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल से इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाएगा। उसके बाद कहां जाएगा? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद वासा कैंसर होते हुए टेस्टिस से बाहर निकल जाएगा। जब स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सेमिनेशन। क्या बोलेंगे? सेमिनेशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, क्या बोलेंगे? सेमिनेशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, सेमिनेशन। कल मैंने आपको बताया था कि मेल यूरेथ्रा एक ऐसा पाथवे है जो क्या करता है? मैच्योरेशन भी करता है और इजैकुलेशन भी करता है। अब इजैकुलेशन क्या होता है? इजैकुलेशन, मैच्योरेशन तो बता दिया था। यूरिनेशन, जो हम लोग मूत्र श्रवण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनेशन। द प्रोसेस ऑफ जो होता है ना, हमारा जो वेस्टेज, हमारा जो यूरिन होता है उसको वेस्ट करते हैं, जो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन। अब हम देखिए यहाँ पे इसी यूरेथ्रा से क्या निकलेगा? सीमेन बाहर निकलेगा। तो सीमेन बाहर निकलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इजैकुलेशन। जब हमारा स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकला क्या बोले थे? स्पर्मिएशन। जब हमारा स्पर्म टेस्टिस से निकला क्या बोले थे? सेमिनेशन। अब आइए यहां से निकला स्पर्म, इजैकुलेटरी डक्ट के पास आते आते सेमाइनल प्लाज्मा से मिलकर क्या बन जाएगा? स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा क्या बनता है? सीमेन। तो हम इसे यूरेथ्रा से स्पर्म ना बोल के क्या बोलेंगे? सीमेन। रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से सीमेन निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इजैकुलेशन। क्या कहते हैं? इजैकुलेशन। अब ये सेमाइनल प्लाज्मा क्या आपको बताया था मैंने, जो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है ना, उस सभी का सेक्रेशन एक साथ मिलकर क्या कहलाता है? सेमाइनल प्लाज्मा। क्या कहलाता है? सेमाइनल प्लाज्मा। तो अब देखिए आपको मैंने एक बात बताया था, एफएसएच और एलएच ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में बताते हैं। यहां तक हमको लगता है, उम्मीद है कि आपको सारे चीज एकदम डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसको पढूं और इंप्रूव करूं। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है, कोई मेरा ये ज्यादा लेक्चर नहीं, मैंने ये सेकंड लेक्चर लिया यूट्यूब पे। तो अगर कोई भी इसमें आपको कमी दिखे तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि गारंटेड है कि इससे जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझाने पर फोकस ज्यादा करता हूं, लिखाता कम हूं, क्योंकि मुझे पता है लिख लिख के पोथी भर जाएगा। अगर अच्छा नोट्स बनाओगे तो 500 बिक जाएगा, उससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। अगर आपके दिमाग में रहेगा, आप समझो, अपना से ऐड करके भी डेफिनेशन बना के लिखोगे, किसी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, मैं ये दावा करता हूं कि इससे बाहर तो नीट में भी नहीं जाएगा। तो ये बोर्ड तो खैर अलग बात है, मैं लिखाता कम हूं, समझाता ज्यादा हूं, क्योंकि समझिए। अब देखिए हमारा बात करते हैं, जब हम एट ए प्यूबर्टी पर जाते हैं, प्यूबर्टी अटेन करते हैं, तो उस समय हमारा क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाता है। जब हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं, जब प्यूबर्टी अटेन करते हैं, उस समय क्या होता है? जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाता है। अब जीएनआरएच का लेवल बढ़ते ही ह्यूमन शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैं बोल रहा हूं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोल रहा हूं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होता है जो बर्थ के समय प्रेजेंट नहीं हो, प्यूबर्टी आने पर वो आया हो। जैसे मेल में बियर्ड का आना, दाढ़ी का आना, मॉस्टेक का आना, मुझ का आना, फीमेल में मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स जो हमारा होता है, जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना, नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन,
वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, क्योंकि वो फंक्शनल कब हुआ? एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हमारा जो है बियर्ड का आना, बियर्ड कब आया? एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ना बोलकर क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जीएनआरएच का लेवल जब बढ़ता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? एलएच और एफएसएच। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? एक तरफ एलएच और एक तरफ एफएसएच। एलएच और एफएसएच। एफएसएच काम किस पर करता है? एफएसएच काम किस पर करता है? मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स पे। एफएसएच किस पर काम करता है? मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। और एलएच काम किसके करता है? इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल पर काम करता है। फिर लीडिंग सेल क्या बनाता है? मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन बनाता है। अब जैसे इसीलिए तो हम बोलते हैं एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू क्यों होता है? क्योंकि जीएनआरएच का लेवल बढ़ता है। उसके बाद इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने दो हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन को सीक्रेट करती है, जो कि क्या करता है? मेल जर्म सेल पे काम करता है, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन हो सकती है कि जो प्यूबर्टी जो होता है ना, जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्टार्ट होता है कब? एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो सबसे पहले देखेंगे जीएनआरएच का लेवल बढ़ा, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज किया? एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच किस पर काम करेगा? मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। और एलएच काम किस पर करेगा? एलएच काम करेगा लीडिंग सेल पर। तो लीडिंग सेल क्या करेगा? मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा। और एफएसएच काम करेगा किस पे? सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल मैंने आपको बता दिया था कि सर्टोली सेल क्या क्या रिलीज करेगा? इनहिबिन रिलीज कर सकता है, जो एफएसएच को सप्रेस कर देगा, ज्यादा मात्रा में आएगा तो। उसके बाद एबीपी एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज कर, जो कि कंसंट्रेट करेगा किसको? हमारा मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को। उससे बाहर पानी क्या करेगा? पानी की मात्रा को, वाटर कंटेंट को कम करेगा। तो अब ये रहा। उसके बाद हमारा जो सर्टोली सेल्स है वो कुछ सम फैक्टर्स भी रिलीज करते हैं। सर्टोली सेल क्या करते हैं? कुछ फैक्टर्स को भी रिलीज करते हैं। कुछ फैक्टर्स वो काम का मतलब किसमें काम आता है? स्पर्मियोजेनेसिस। वो किसमें काम आता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। वो आगे मैं पढ़ाऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे कैसे स्पर्म बनता है, मैं पूरे डिटेल पढ़ाऊंगा और पूरा फुल सिलेबस कवर कराऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कि रैंडम आया वीडियो बना दिया, तो वहां पे पढ़ाऊंगा स्पर्मियोजेनेसिस, सम फैक्टर्स रिलीज करता है। एलएच क्या काम करता है? एलएच जो होता है वो स्टिमुलेट करता है किसको? एलएच जो होता है जो स्पर्म फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। एलएच का फंक्शन है स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट करता है किसको? एफएसएच को। तो आज उम्मीद है आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ, और मैंने आज पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट कर लिया। आई होप कल से मैं शुरू करूँगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। उसके बाद आगे जो भी प्रोसेस आएगा मैं पढ़ूंगा। तो फिर मैं आपसे ये कभी नहीं कहूँगा कि वीडियो के दौरान आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करें शेयर करें। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर जो मेरी कमियां हैं उसको, अगर जो भी इसमें आपको कोई दिक्कत दिखे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लास्ट में आपके लिए एक ही वर्ड बोलूँगा, जय हिंद।